हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहद ही अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था एप्लीकेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ के बारे में। आज भी हम लोग थोड़ा उसके आगे के प्रोसेस को देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ में आगे क्या टर्म है। तो बुक और पेन के साथ एक बार जोश के साथ रेडी हो जाइए और आज का हमारा लेक्चर शुरू कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो हमने कल के लेक्चर में अगर बात करें तो हमने कल क्या बताया था कि हमने दो वेक्टर लिया था जिसका मैग्नीट्यूड क्या था, सेम था और थीटा एंगल पे दोनों एक्ट कर रहे थे। तो उस समय हमने देखा कि उनके बीच जो लगने वाला नेट रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू था वो था 2F cos थीटा बाई 2 और वो जो डायरेक्शन था वो अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2 यानी कि जो नेट फोर्स का डायरेक्शन था वो दोनों वेक्टर को एक थीटा यानी कि अल्फा बाई 2 पे बाइसेक्ट कर रहा था। जस्ट उसी के आगे हमने एक और क्वेश्चन देखा कि जब तीन चार्ज थे हमारे पास और तीनों को हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखा तो उसमें क्वेश्चन हमारा था कि आप किसी एक चार्ज पे फोर्स निकाल दीजिए। देन उसके बाद हम लोग आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर हम कल के लेक्चर में देखे थे तीन के लेक्चर के बारे में, अगर आज के हम लोग देखें, मान लेते हैं हमारे पास मान लेते हैं क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल, एक स्क्वायर हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल नहीं स्क्वायर है हमारे पास, क्या है स्क्वायर है। ठीक है, हमने एक स्क्वायर कल इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया था, लेकिन आज हम लोग क्या लेंगे, एक स्क्वायर लेंगे और इस स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पे क्या रखेंगे, क्यू चार्ज रखेंगे। क्या रखेंगे, क्यू चार्ज रखेंगे। यहाँ भी क्यू, इस पॉइंट पे भी क्यू, इस पॉइंट पे भी क्यू और इस पॉइंट पे भी क्यू। इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं ए, इसका नाम लेते हैं बी, इस पॉइंट का लेते हैं सी और इसका नाम लेते हैं डी। ठीक है, तो ये हमने चार कॉर्नर है स्क्वायर में और चारों के कॉर्नर पे हमने एक क्यू चार्ज में क्या रख दिया है, प्लेस्ड, यानी कि चार्ज प्लेस्ड कर दिया है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इन चारों चार्ज में से किसी एक चार्ज का फोर्स निकाल दीजिए। क्या कर दीजिए, किसी एक चार्ज पे फोर्स निकालिए। तो हमने आपको कल बताया था स्टेप में कि पहले आप जिस चार्ज पे फोर्स निकालना चाहते हैं उस चार्ज पे क्या करिए, चूज कर लीजिए। तो हम मान लेते हैं कि इस चार्ज पे हम क्या निकालना चाहते हैं, फोर्स निकालना चाहते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, और इन चारों साइड जो है स्क्वायर का कौन कितना साइड है, ए है, क्या है, साइड ए दिया है। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं कि इस पॉइंट पे हम लोग नेट फोर्स निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो नेट फोर्स अगर निकालना चाहें तो इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, यानी मान लेते हैं F1, और इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, मान लेते हैं F2। क्या है, F2। चार्ज हमने क्या पहले बताया था कि आप उस चार्ज को चूज करिए जिस चार्ज में क्या निकालना चाहते हैं, फोर्स। उसके बाद आप चार्ज को काउंट करिए। चार्ज को काउंट कर लिया। तीसरा स्टेप क्या था कि आप एपीडी डायग्राम बनाइए, कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमने उस चार्ज पे लगने वाले फोर्स को क्या कर दिया, हमने शो कर दिया। ये हमारे एपीडी डायग्राम। अब इसको आप वेक्टर सम से क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, वेक्टर सम से ऐड कर दीजिए। तो इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, ये इस पॉइंट पे लगाएगा फोर्स ऐसे, तो इस फोर्स पे क्या होगा, F3 फोर्स लगेगा। यानी कि ये चार्ज ने इस चार्ज पे F1 फोर्स लगाया, इस चार्ज ने इस चार्ज पे F2 फोर्स लगाया और इस चार्ज ने इस पॉइंट पे लगाया F3 फोर्स। ये हमारा स्टेप क्लियर हो गया। अब हमारा निकालना चाहते हैं नेट रिजल्टेंट फोर्स, F नेट की वैल्यू। तो F नेट की वैल्यू कितना होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3। ठीक है, क्या किया कि हमने वेक्टर के सम से तीनों फोर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, अगर हम F1 की यहां से वैल्यू निकालना चाहें इस वैल्यू की, तो कूलॉम्स लॉ के अनुसार क्या होगा, ये Q और ये Q, दोनों Q का स्क्वायर और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। यानी कि जो हमारा F नेट की जो वैल्यू होगा, F1 की वैल्यू कितना होगा यहाँ से, K
क्यू स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, और F3 को भी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, हमारा कंसेप्ट यहाँ क्या कहता है कि अगर देखें यहाँ कि दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, यानी कि F1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो F2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के क्या है, सेम है। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो जो मैग्नीट्यूड सेम है तो उसको किसके बराबर लेते हैं, मान लेते हैं क्या है, F है। कितना है, F मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को बताया था कि जिन दो फोर्सेस के बीच, ये फोर्स और इस फोर्स के बीच, दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो जब मैग्नीट्यूड सेम था तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना आया था, F नेट कितना आया था वहां पे, 2F cos थीटा बाई 2। कितना आया था, 2F cos थीटा बाई 2। तो यहाँ हम ले लेते हैं 2 और F की वैल्यू कितना है हमारे पास, के क्यू स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर। अब ध्यान से जरा देखिए फिगर में, इन दोनों फोर्स के बीच का जो एंगल है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री। कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अगर इस थीटा की जब 90 डिग्री रखेंगे तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, cos 45, और cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 अपान में √2। ये √2 ऊपर चल के हमारा जो डायरेक्ट रिजल्टेंट आएगा होगा √2 के क्यू स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, यानी कि हमारा क्या हो गया, F नेट। इसको मान लेते हैं कितना, F डैश। क्या मान लेते हैं, F डैश। क्या मान लेते हैं, F डैश मान लेते हैं। इसको हमने F डैश यहाँ निकाला। तो यार अगर हम इसके आगे सॉल्व करें तो हमारा जो नेट फोर्स था वो कितने था, F1 प्लस F2 प्लस F3। अगर इन दोनों को हम लोग सम किया तो कितना है हमारा, ये फोर्स था, क्योंकि F1 और F2 का मैग्नीट्यूड F ले लिए थे, तो इन दोनों का सम कितना आ गया हमारा, F डैश ले लेते हैं इसको, यानी कि नेट फोर्स हमारा कितना आया, F डैश प्लस F3। तो F नेट इसके लिए कितना हो गया, F डैश की वैल्यू कितना है, √2 के क्यू स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर। अब हम लोग निकालना चाहते हैं किसकी वैल्यू, F3 की वैल्यू। अगर F3 की वैल्यू इसको ऐड कर दे तो हम नेट रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम F3 की वैल्यू निकालना चाहें तो ध्यान से देखें इस टर्म को। तो दोनों चार्ज के यहाँ से और इस पॉइंट के बीच का जो चार्ज है कितना है, क्यू स्क्वायर है। क्या है, ये अगर लिखना चाहते क्या लिख सकते हैं, के क्यू स्क्वायर। ठीक है, अपान में अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग जानना चाहते हैं कि इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का क्या होगा, डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तो डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, तो इस साइड से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, √2a। क्या हो जाएगा ये, √2a। और यहाँ √2a का क्या होता है, स्क्वायर होता है। 2a का क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, √2a का स्क्वायर। तो स्क्वायर को देखना चाहे तो यहाँ 2a क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायर, 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम नेट रिजल्टेंट देखें तो के क्यू स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपन में स्क्वायर कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, के क्यू स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा ब्रैकेट में, √2 प्लस 1 अपान में 2। ये हमारा रहा नेट रिजल्टेंट फोर्स किसी इस पॉइंट चार्ज के द्वारा। तो जब स्क्वायर है और इसी के किसी एक कॉर्नर के चार्ज के द्वारा फोर्स निकालना चाहते हैं तो वो होगा कितना, के क्यू स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर, और वैसे कॉमन ले तो √2 प्लस 1 अपान में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लेके। तो हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इरेज कर देते हैं। तो हम लोग देखेंगे अब लोग क्वेश्चन एक और एप्लीकेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ में हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्या कि अ बॉडी कैन बी पॉजिटिवली चार्ज बाई, क्या है क्वेश्चन हमारा कि ए बॉडी कैन बी पॉजिटिवली चार्ज बाई, किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करने के क्या क्या प्रोसेस है, कैसे उस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं।
हमारा ऑप्शन ए दिया है क्या कि गिविंग एक्सेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, यानी उसको इलेक्ट्रॉन देकर, कुछ इलेक्ट्रॉन देके, रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल के, गिविंग सम प्रोटॉन टू इट, उसको कुछ प्रोटॉन देके, रिमूविंग सम न्यूट्रॉन। अगर देखा जाए तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन दे देंगे उसको, जब उसको एक्सेस इलेक्ट्रॉन देंगे, किसी बॉडी को जब हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो उस बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जब किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस बॉडी पे निगेटिव चार्ज आएगा, तो ये हमारा आंसर गलत हो गया। रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, उस बॉडी से, किसी बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर तो उस बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और हमारा क्वेश्चन भी कह रहा है कि बॉडी को किस तरह से चार्ज करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है। पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए बॉडी से इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, सही हो गया। और ये प्रोटॉन, ये तो गलत है। और रिमूविंग सम न्यूट्रॉन, ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, यानी किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए उस बॉडी से हमें इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क, जब किसी हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं। क्या क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि मान लेते हैं हमारा एक ग्लास रॉड है, जब इस किसी मान लेते हैं सिल्क क्लॉथ है, हमारा सिल्क है ये, जब इस ग्लास रॉड को हम सिल्क के साथ क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो जब इससे ही रब करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर होने लगेगा। क्या होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगेगा। यानी कि उस ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेगा, सिल्क के साथ, सिल्क के पास जाने लगेगा। किसके पास जाने लगेगा, सिल्क के पास। तो हमारा क्वेश्चन पहला क्या है कि गेन्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्क, इन पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो रॉड है हमारा वो सिल्क से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। दूसरा क्या कह रहा है कि गिव्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्क, यानी कि हम लोग रॉड से सिल्क को क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि गिव्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्क, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसको दिया जा रहा है, सिल्क को दिया जाने की, सिल्क में क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। गिव्स प्रोटॉन फ्रॉम सिल्क, प्रोटॉन तो होगा नहीं गेन, गिव्स प्रोटॉन टू सिल्क, ये भी हमारा गलत है। तो हमारा राइट स्टेटमेंट जो होगा वो होगा गिव्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्क, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जा रहा है, सिल्क के पास। यहाँ से अगर क्वेश्चन क्या बना के पूछ सकता है कि जब चार्ज यहाँ से, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकला और सिल्क के पास गया तो बताइए कि उस रॉड पे कौन सा चार्ज होगा। हमारा क्वेश्चन ये है कि जब ये रॉड से इलेक्ट्रॉन निकला तो हमें बताइए कि उस रॉड पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकला तो इस रॉड पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। कब, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तब। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिल्क को क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से जरा क्वेश्चन को पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर इज 81। क्वेश्चन कह रहा है कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है प्योर वाटर का, उसकी वैल्यू कितनी है, 81 है। इट्स परमिटिविटी विल भी क्या होगा, यानी इसकी परमिटिविटी हमको बताना है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है 81 और इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि परमिटिविटी क्या होगा। ध्यान से जरा इस क्वेश्चन को एक बार प्रयास करिए। ठीक है, कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है प्योर वाटर का 81, तो इसकी परमिटिविटी क्या होगी। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से, हमने आपको एक रिलेशन बताया था K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हम रिलेटिव परमिटिविटी ले लेते हैं। क्या, रिलेटिव परमिटिविटी हमने बताया था।
आपको रिलेशन याद होगा कि रिलेटिव परमिटिविटी हमने बताया था कि मीडियम का और रेशियो और वाटर एयर का जो रेशियो था उसी को हमने क्या कहा था, रिलेटिव परमिटिविटी। इस एप्सिलॉन आर को हम लोग और क्या कह सकते हैं, के कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एप्सिलॉन अपन में एप्सिलॉन नॉट। हमें चाहिए परमिटिविटी, परमिटिविटी इक्वल टू के हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो के की अगर वैल्यू देखें, क्वेश्चन में दिया है कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ प्योर वाटर इज 81, यानी कि के की वैल्यू में कितना दे दिया है 81, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कहेंगे कि सर हमें क्या याद करने की जरूरत है, पेपर में दिया रहता है, लेकिन नहीं, यहाँ हमें जरूरत पड़ गया उस वैल्यू की, तो उस वैल्यू को जरा आप लोग याद रखिएगा। उस वैल्यू क्या होता है उसकी 8.85। तो ये ध्यान से देखिए अगर हम लोग, तो 8 8 जो 64 इंटू 10 के पावर -12 होता है, तो 2 माइनस करें 10 के पावर -10, यानी कि हमारा आंसर कितना दिया 6.12, तो 2 माइनस होगा तो कहीं ना कहीं 6.4, यानी कि लगभग हमारा 7.12 इंटू 10 के पावर -10 MKS यूनिट यहाँ मिलेगा हमें। तो हमारा करेक्ट आंसर जो कितना होगा, ए होगा। के की वैल्यू दिया था 81, और एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी हमें निकालना था, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होगा, और ये 6.4 और ये 2 डेसिमल हमने घटाया तो 10 के पावर -2 कम किया तो -10 आया, तो कहीं ना कहीं अगर करेंगे तो हम लोग 7.12 10 के पावर -10 के करीब आ जाएगा रिजल्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए होगा। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोग बाद में इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़िए। 2 चार्ज स्पेयर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d exert a force F on each other. If they are immersed in liquid of dielectric constant 2, then what is the force? हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 चार्ज स्पेयर है, मान लेते हैं हमारे पास 2 चार्ज स्पेयर है। क्या है, 2 चार्ज स्पेयर है, एक है Q1 और एक है हमारा मान लेते हैं Q2। ठीक है, 2 चार्ज स्पेयर है जो एक डिस्टेंस d से क्या है वो सेपरेट है, किससे, d से। ठीक है, अगर इनके बीच देखा जाए तो कह रहा है कि दे आर इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 2, यदि इनको हम लोग एक लिक्विड में इमर्स करते हैं जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के कितना है 2 दिया है, पूछ रहे कि व्हाट इज द फोर्स, फोर्स क्या होगा। 2 चार्ज थे, उनको हमने एक लिक्विड में रखा जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना था 2 था। ठीक है बाबू, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एफ एम इज इक्वल टू, हमने रिलेशन बताया था एफ अपान में के। ठीक है, एफ अपान में के। तो यहां से देखा जाए तो यहां से क्या निकाल सकते हैं कि एफ और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया है 2 दिया है, तो हमारा जो फोर्स होगा मीडियम में वो कितना होगा F/2। अगर हमें ऑप्शन में दे दिया 2F, बी दे दिया हमारा मान लेते हैं F/4, सी ऑप्शन दे दिया हमारा 2F/6 और डी ऑप्शन हमारा दे दिया F/2, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो कितना होगा F/2। बहुत इजी क्वेश्चन था कि जो 2 चार्ज को हमने सेपरेट किया और उनको एक लिक्विड में इमर्ज किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 था, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स बताया तो हम लोग पढ़े थे Fm = F/k, तो के हमने 2 रख दिया, तो हमारा नेट फोर्स कितना मिला F/2। आज समझ में आ गया आपको, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आपको समझ लीजिएगा इसको। अब हम लोग बात करेंगे 5वें क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a चार्ज Q1 exert a force on second चार्ज Q2। एक चार्ज हमारा Q1 है जो Q2 पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, तो Q1 जो इस चार्ज पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार Q2 भी इस चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। गॉट इट। ठीक है, इफ थर्ड चार्ज Q3 इज ब्रॉट नियर, यानी ये Q3 चार्ज को हम लोग इसके पास लाते हैं, किसके पास लाते हैं,
इन दोनों चार्जेज के पास। अब कह रहा है कि नियर ला दिए, पास ला दिए, द फोर्स ऑफ Q1 एग्जॉट एंड Q2, यानी कि Q1 जो है Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा। जब इस चार्ज को हमने लाया तो Q1 इस पे कितना फोर्स लगाएगा, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन देखा जाए तो हमारा ऑप्शन ए बोल रहा है कि घट जाएगा, ऑप्शन बी कह रहा है कि इंक्रीज यानी बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी कह रहा है कि रिमेन्स अनचेंज हो जाएगा, और ऑप्शन डी कह रहा है कि नॉन ऑफ दीज। तो हमारा जो बताए थे हमने, जब आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि जब किसी दो चार्ज के बीच फोर्स लग रहा है और उसके पास अगर हम उसके नियर अबाउट में अगर कोई तीसरा चार्ज आ जाता है तो उसके इन दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स क्या रहता है, सेम रहता है, यानी कि कांस्टेंट जो लगता है वही लगेगा तीसरे के, यानी कितने भी चार्ज उसके पास आ जाए लेकिन उससे कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि क्या हमारा हो जाएगा, रिमेन्स अनचेंज, यानी उसके आने से इस पे चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो पहले था वही रहेगा फोर्स, यानी कि Q1 जो है Q2 पे फोर्स लगाएगा, न कि Q3 के आने की वजह से इसका फोर्स अफेक्टेड होगा, यानी कि रिमेन्स अनचेंज, यानी कि हमारा फोर्स अनचेंज नहीं होगा। गॉट इट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, देन हम आपको इसके आगे लेक्चर्स में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग खूब मन से पढ़ाई कीजिए, जितना जोश हो उतने जोश के साथ पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।